हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, ये नफरत करते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को अपने मजहब से दूर करने की कोशिश उत्तराखंड की हुकूमत कर रही है। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। चुनाव की आहट क्या इसीलिए बढ़ गई है असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट? बाबरी और संविधान जिंदाबाद एक ही है। ओवैसी क्या कुछ भी कहेंगे? सवाल यह भी है कि बाबरी के नाम पर आखिरकार कब तक भड़काएंगे भाईजान? दरअसल आज ओवैसी की पार्टी MIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 66वां फॉर्मेशन डे है। सामने चुनाव भी है, लिहाजा जब ओवैसी ने माइक संभाला तो तकरीर के अंदाज में चुनावी भाषण शुरू कर दिए। 24 चुनाव से पहले देश में राम लहर का जबरदस्त क्रेज है। विरोधी पार्टियां इसका तोड़ नहीं खोज पा रही हैं, लेकिन लगता है कि ओवैसी के पास इसकी काट है और वो है बाबरी के नाम पर मुसलमानों की भावनाएं भड़काना। आज तो ओवैसी कई कदम आगे निकल गए। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन में बाबरी जिंदाबाद कहा, जो उनके लिए संविधान जिंदाबाद जैसा ही है। सुनिए। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है, संविधान जिंदाबाद बोलने के बराबर है, रूल ऑफ लॉ जिंदाबाद बोलने के बराबर है। मगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप खामोश बैठे रहेंगे। अब सोचिए, बाबरी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद ओवैसी के लिए एक ही है। ओवैसी के चुनावी तर्कश में बीजेपी के खिलाफ अगला हथियार UCC वाला था। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से उनकी पहचान छीनने की कोशिश कर रही है, शरिया में दखल दिया जा रहा है। सुनिए। उत्तराखंड में UCC मकसद एक ही है कि मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, हम अपनी शरीयत पर अमल ना करें और आप अपने मजहब के कानून को हम पर कैसे मुसल्लत करेंगे? आप कैसा UCC? उत्तराखंड का UCC हो ही नहीं सकता। UCC पूरे मुल्क में होना, बल्कि ये UCC नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को अपने मजहब से दूर करने की कोशिश उत्तराखंड की हुकूमत कर रही है। उत्तराखंड में UCC आया तो ओवैसी का आरोप है कि मुसलमानों को उनकी चुनावी पहचान से, उनके धर्म से दूर किया जा रहा है। ओवैसी बीजेपी पर यह कहकर भी हमला बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों की सियासी आवाज को खत्म करना चाहती है। ओवैसी बीजेपी पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप भी लगा रहे हैं। सुनिए। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी आवाज रहे, ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी ताकत का किला हमेशा बना रहे। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, ये नफरत करते हैं जब तुम सवाल करते हो अपनी बराबरी का। इसीलिए इनका मकसद एक ही है कि अपनी अनानियत को, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ये जमात को कमजोर करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी शख्सियत खत्म हो जाएगी, जमात आबाद रहेगी। तुम्हारी अनानियत को मिट्टियां मलीज कर देगा अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मगर इज्तिमाइयत को अल्लाह बरकरार रखेगा। ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने बाबरी का नाम लेकर पहली बार मुसलमानों को उकसाने वाली बात बोली है। इससे पहले जनवरी की शुरुआत में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ओवैसी ने मुसलमानों से पूछा था कि क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? जहां 500 साल सजदा किया, अब हमारे पास नहीं है। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया था कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है। खैर, मौसम चुनावी है तो ओवैसी ने अपने अंदाज में बीजेपी को चुनौती भी दी, वो भी सुनी। तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, मैं सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तुम भागना नहीं। तुम बहुत बातें करते हो ना, आओ अब दिखाएंगे तुमको हैदराबाद क्या होता है, तुमको बताएंगे इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, तुम्हारे घर में घुस के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझते हो कि एक बार हमारी कमजोरी का तुमने फायदा उठा लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारी कमजोरियों को देखकर उसको निकालेंगे, मगर भागना नहीं प्यारे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि चुनाव की आहट ओवैसी की क्या इसीलिए बढ़ गई बौखलाहट? सवाल यह भी कि बाबरी और संविधान जिंदाबाद एक ही है, ओवैसी कुछ भी बोलेंगे क्या? सवाल यह भी कि चुनावी हथियार बाबरी, UCC से बीजेपी पर मार, कितना वोट उन्हें मिलेगा? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं?
और सवाल सबसे बड़ा कि 24 में मुसलमान ओवैसी को कितनी सीट दिलाएंगे, क्योंकि ओवैसी हर वो हथकंडे अपना रहे कि उन्हें वोट मिल जाए। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। औरंगजेब अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। ओवैसी के लिए बाबरी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद एक ही है, आपको लगता है? देखिए राकेश जी, बात तो स्पष्ट है और देश के किसी भी नागरिक को इसमें कोई संशय नहीं है कि बाबर एक बर्बर और क्रूर शासक था। बाबर विदेशी आक्रांता था। बाबर ने नरसंहार किया है। बाबर ने हमारी संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया है। बाबर ने हमारे आराध्य प्रभु राम के मंदिर को ढहाने का काम किया है। बाबर की बर्बरता के न जाने कितने किस्सों से बाबर की खुद की आत्मकथा रंगी हुई है। बाबर की क्रूरताओं के आज भी गवाह तमाम इतिहासकारों की पुस्तकें हैं। बावजूद इसके इस देश में अगर कोई अपने आप को बाबर का वंशज कहने का प्रयास करता है तो वो उसी मुगलिया सल्तनत जो बर्बरता की प्रतीक थी वो उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, और हम देश में इस प्रकार की ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबर मुगल आक्रांता था और मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, इस देश का मुसलमान बाबर को अपना पूर्वज नहीं मानता है। इस देश के मुसलमानों की पूर्वज भारतीय हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं। ये स्पष्टता से है, कोई माने या ना माने, बाबर औरंगजेब उसके पूर्वज नहीं हो सकते हैं। ये मुस्लिम स्कॉलर के कहने से या ओवैसी के कहने से नहीं हो सकता है। ठीक है। ओवैसी बौखलाए क्यों है? ओवैसी जानते हैं कि इस समय देश में अब की बार 400 पार का नारा जनता के बीच से निकल करके आया है, और लग रहा है कि इस बार जमानतें जब्त होने का रिकॉर्ड बनेगा। तो कैसे गोलबंदी की जा सके, कैसे भड़काया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और वो भी आने वाले चुनाव में और जहर उगलेंगे और संभव प्रयास करेंगे। लेकिन भारत के संविधान के इसी अनुच्छेद 19(1) भी ये युक्तियुक्तक निर्बंधन लगाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हम अपेक्षा करेंगे कि इनके हर बयानों का परीक्षण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करे और ओवैसी के किसी भी भड़काऊ बयान पर पूरी कठोरता से कार्रवाई करे। इस समाज के जो सांप्रदायिक सौहार्द है ना, जो हमने आज सबको समानता से आज प्रधानमंत्री। ठीक है राकेश जी, मैं आ रहा हूं। राकेश जी, मैं आ रहा हूं। आदिल, जिस बाबर की बर्बरता की गवाही जिसका जिक्र राकेश जी कर रहे हैं, बाबरी, उस बाबरी का नाम बार बार लेना और फिर उसको संविधान के समकक्ष ले जाकर खड़ा कर देना। राकेश भाई, आज तो आप खुश होना चाहिए, हमने इतनी अच्छी बात कही, संविधान की बात की। बाबर बहादुर शाह जफर के मजार पर जाकर मोदी जी चादर चढ़ा रहे थे, जिन्ना के मजार पे अडवाणी जी चढ़ा रहे थे, और औरंगजेब की मजार पर कौन गया था? वो ये भी बता दीजिएगा। तो प्रकाश अंबेडकर, सुनिए बोलने दीजिएगा थोड़ा राकेश भाई, आपसे उम्मीद चाहते हैं कि बोले। नहीं, आप ही के पास हो, बस एक क्रॉस क्वेश्चन छोड़ दिया था कि औरंगजेब की मजार पर कौन गया था, वो भी बता दीजिएगा। इन आरएसएस भाजपाइयों की औकात नहीं है प्रकाश अंबेडकर पे बोल रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर तो गए थे, उन पर औकात नहीं है चप करने की। जो अजहर मसूद को कंधार में जाकर भाजपाई छोड़े, औकात नहीं है कुछ बोल रहे कि जिन्ना के मजार पर अडवाणी गए, औकात नहीं है भाजपाइयों की। नवाज शरीफ के घर में मोदी जी बिरयानी खाने गए, औकात नहीं है इन भाजपाइयों की बोलने की। और बाबर पर बोल रहा है, बाबर तो 1530 में मर गया था, बाबर के वकील तो मोदी जी होंगे, बादल तो मोदी राकेश त्रिपाठी होंगे। चुप रहो राकेश त्रिपाठी, के शब्द करोगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों कहते चुप रहो, तुम डराओ मत मेरे, चुप रहो। नहीं, बिरयानी खाओ जाकर अपने आप को। बिरयानी क्या? बिरयानी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी बातों को। अरे बिरयानी खाने का काम तुम और तुम्हारे अपने अब्बा जान के दादा थे क्या जाके खाओ, और तुम्हारे दादा थे क्या जाकर के खाओ। जीजा जी थे क्या नवाज शरीफ? जीजा जी थे क्या जो गए थे नवाज शरीफ? तुम्हारे जीजा है भाई, क्यों कहते नवाज शरीफ? तुम्हारे जीजा थे जिन्ना। एक मिनट में बीच में आ रहा हूं आदिल, राकेश जी एक मिनट में बीच में आ रहा हूं, मैं बीच में आ रहा हूं। आदिल प्लीज आप अपनी बात कहिए, तुम तड़क पर मत आइए भाई, मुझे फिर बीच में आना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं इंटरप्ट करूं किसी को बीच में बोलने के दौरान। नहीं दलाली करे जितना दलाली कर सकता है। ठीक है, तो आदिल अपने भाषा की मर्यादा रखिए, और जो सवाल आपसे पूछा गया तो उस सवाल का जवाब दीजिए। ये तुम तड़ाक पर मत आइए और किसी के लिए पर्सनल मत होइए। बदतमीजी करने के लिए बैठे हो क्या? बदतमीजी तुम्हारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदिल हसन तुम्हारी राकेश जी मैं इनको रोक रहा हूँ, पहले आवाज डाउन करिए। पीसीआर राकेश जी मैं इनको रोक रहा हूँ। राकेश जी प्लीज मैं रोक रहा हूँ। आदिल ये तुम तड़ाक पर मत उतरिए सर, मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूं, वो कोई भी हो।
चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, प्रवक्ता हो किसी पार्टी का, या फिर कोई एनालिस्ट हो। तो ये तुम तड़ाक मेरे शो में आकर मत किया करिए सर, जहां पर आप लोगों को मन हो बाहर निपट लिया करिए। पहली बात है आदिल, आपकी आवाज में ऑन एयर कर रहा हूं, कोई पर्सनल बातचीत नहीं होनी चाहिए और कोई गलत बातचीत नहीं। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, बाबर की बर्बरता की गवाही और उसकी समकक्षता आप संविधान से करेंगे और अब कहेंगे कि मैं खुश हो जाऊं। सुनिए राकेश जी, सुन लीजिए, जो जैसा बोलेगा जवाब उसी तरह देंगे। अरे तो कहा राकेश जी आपको लेकर कुछ बोला, सवाल मेरा था, मुझसे बातचीत करिए। उसने किया नहीं, उसने बीच में टोका है, गलत कहा है उसने। आप उसका ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, सुन लीजिए। और एक बात, बाबरी मस्जिद पर गोविंद बल्लभ भाई पंत जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, रात के अंधेरों में जाकर मूर्तियां रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि बाबरी मस्जिद, जो हम कुछ नहीं कहेंगे, कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1986 में शिलान्यास हुआ था वो गलत हुआ, जो 1949 में 23 दिसंबर को चोरी छुपे मूर्ति। अरे मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा। यही आदत इसकी खराब है, इसकी यही आदत इसकी खराब है, यही आदत खराब है, इसकी यही आदत खराब है। देखिए चीख करके वहां गवाहियां दे रही है मुखिया, उसके बावजूद अभी समझ नहीं आ रहा। अरे यार यही इसकी आदत खराब है। अरे यार तुम्हारे यही नहीं पता है, यही तुम्हारे नहीं पता है, मदरसे से पढ़ करके यही चले तुम्हारे नहीं आते पता राकेश त्रिपाठी, यही तुम्हारे नहीं पता है। तुम दलाली में इतना झूठ गए हो कि ये सच्चाई नहीं जानते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आदिल हसन, मैंने फिर बोला था व्यक्तिगत चिटचैट में मत आइए। अगर आप किसी डिसीजन को गलत कोट करेंगे तो अगला गेस्ट आपको बीच में इंटरप्ट करेगा, ये समझा करिए। तो डिसीजन को गलत कोट मत किया करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इस पर 10 बार डिबेट हो चुकी है। तार्किक सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप किसी को टैगिंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, सुनिए 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, अपनी बात रखिए, फिर अवनीश जी के पास जाऊंगा। ठीक है, सुनिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में इनके अग्रवाल साहब जो स्पीकर बैठे हुए थे उनके सामने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कहा और इनके स्पीकर साहब ने इस बात को माना कि उनसे गलती हुई है। अभी मैं वीडियो भेज दे रहा हूं आपको, आप राकेश त्रिपाठी को दिखा दीजिए। जानकारी नहीं है, बीजेपी के उतना दरबारी नहीं करे जितना करना चाहते हैं, सच बोले, और हम सच बोलते हैं इसलिए आपसे लड़ते हैं। मैं आपको वो क्लिप भेज देता हूं आपको। अच्छा ठीक है अवनीश जी, अच्छा ठीक है ना, चलिए सर, ठीक है, वीडियो भेजिएगा, भेज दूंगा मैं इनको, वीडियो भेजिएगा। अभी मैं भेज रहा हूं। अवनीश जी, बाबरी की समकक्षता ये संविधान से कर दें, उसके बाद कह दें कि भाई ये तो ठीक है, हमने सब ठीक किया, उससे एक लाइन पर जवाब नहीं दे पाए। आदिल हसन, अभी तो मैंने बार बार ये सुना था कि जब बाबर ने तोड़ा था मंदिर, तब तो संविधान नहीं था, लेकिन अब तो संविधान है। तो बाबर और संविधान का मेल क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक संबंध है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उसने लिखा कि समतल जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, पहले कोई स्ट्रक्चर था। अगर उस समय सीसीटीवी कैमरे होते, उसमें मंदिर नहीं लिखा उसने। भाई आप एक बात बताइए, जब तक ही, अरे भाई तोड़ते हुए अगर कोई सीसीटीवी कैमरा होता उस समय तो वो भी उपलब्ध हो जाता। नहीं, मोदी जी जब तक उसका प्रमाण नहीं मिलेगा, जब तक ये तोड़ते हुए कोई दिखाया नहीं जाएगा कि बाबर के सेनापति ने ये तोड़ा और तोड़ते हुए ये फोटो दिखा दी, तब तक तो नहीं कह सकता ना वो। दूसरी बात, तीसरी बात, जिन्होंने, भाई आदिल जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, ठीक है ना। अब जहां तक इन्होंने नवाज शरीफ से लेकर के बहादुर शाह जफर तक की बात की, इसका मतलब साफ है कि आरएसएस हो, नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनको मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। नफरत है जिन्होंने हम पर अत्याचार किए धर्म के नाम पर, इसलिए बाबर और औरंगजेब का हम विरोध करते हैं। अब समझ में आ गई, नवाज शरीफ हो या बहादुर शाह जफर ने अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो नरेंद्र मोदी गए वहां पर। ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मुसलमानों से नफरत नहीं है, इस्लाम के प्रति दुर्भावना नहीं है कोई। ठीक, ये है असली बात जो समझ में आनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि इनको वोट के लिए जब तक ये इस नफरत को फैला करके दिखाएंगे नहीं कि देखो वो नफरत करता है, वोट हमें ही दो, और मिलते हैं नहीं इनको वोट। दुख की बात यह है कि इनको वोट नहीं मिलते, इसके बावजूद इतना चिल्लाने के बावजूद वोट नहीं मिलते। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि नफरत के बजाय सकारात्मक राजनीति करिए, सकारात्मक राजनीति करें। मुसलमानों के बीच भी सकारात्मक राजनीति का एक स्कोप है, ठीक है, गुंजाइश है वहां पर। लेकिन मैं आता हूं, रशीदी साहब मुझे एक बात बताइए, ये बार बार ओवैसी बाबरी जिंदाबाद बोल दें, ये कह दें कि भाई दर्द क्यों नहीं हो रहा है, वहां तो 500 सालों तक सजदा कर रहे थे, तो इससे एक मुस्लिम होने के नाते बताइएगा आप लोगों को खुशी मिलती है क्या, या आप लोगों को लगता है कि कोई तो है जो हमारी आवाज उठा रहा है?
देखिए पांडे जी, बाबरी मस्जिद हमारी आस्था है, पहली बात साफ ये है। और हमारी आस्था थी, आस्था है और आस्था रहेगी। बाबरी मस्जिद वहां थी, है और रहेगी, कयामत तक रहेगी। दूसरी बात, मैं अवजनेश अवस्थी जी का बाबरी मस्जिद है जवाब देना चाहता हूं। यानी आप राम मंदिर को कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद है, भव्य राम मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको रशीदी साहब? नहीं, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जुल्म से अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, संविधान को के साथ साथ पहले इन्होंने संविधान को तोड़ा, संविधान को खत्म किया 1992 में, और फिर अब राम मंदिर बनाया, तो ये संविधान को संविधान की बात कौन कर रहा है जो संविधान को तोड़ रहा है? मुसलमान ने तो संविधान को नहीं तोड़ा। जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनी, संविधान ने वहां पर राम मंदिर का फैसला दिया। ओवैसी साहब, आज संविधान रशीदी साहब 1992 में उसको इनाम मिल तो गया। अरे उन जज साहब को इनाम मिल तो गया राज्यसभा फैसला देने का, कॉन्फ्रेंस की थी, और इससे ज्यादा क्या इनाम देंगे आप उनको? ठीक है, अब आपके पास जवाब नहीं है तो कुतर्क का सहारा लेंगे राकेश त्रिपाठी। नहीं, मौलाना साजिद रशीद, मैं मेरा उसके बाद आदिल आपके पास। राकेश जी, मेरा आग्रह है, भारत के संविधान की हम बहुत इज्जत करते हैं, हर भारतवासी, और भारत के संविधान से बनी हुई स्वतंत्र न्यायपालिका की दुनिया भर में आज तारीफ होती है। लेकिन ये मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग, या आदिल हसन जैसे लोग, ये जब बैठ करके न्यायपालिका की अपमान करने का काम करते हैं ना, बहुत पीड़ा होती है और दुख होता है कि आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये भारत की न्यायपालिका का अपमान करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने ये कह रहे हैं कि जज को आपने इसके बदले में बीजेपी ने राज्यसभा को दी कि नहीं दी? इसके बदले में फैसला क्यों दिया? अरे भाई, जज इसका पहली बार कोई जज राज्यसभा गया है क्या? क्या जज का राज्यसभा नहीं जा सकते हैं क्या? और ये फैसला साक्ष्यों की बुनियाद पर हुआ था। हर प्रकार की अपील आपने की है, लंबे समय तक, दशकों तक ये मुकदमा चला है, और उसके बाद भी मौलाना साजिद रशीदी आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे ये केवल लंबी दाढ़ी रख लेने से आप ज्ञानवान नहीं हो सकते भाई। ये इस तरह से आकर के भड़काइए मत, जवाब दीजिए, ये इस तरह से भड़काइए मत, और चश्मा बदलिए अपना, चश्मा बदलिए जिस चश्मे से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। भव्य राम का मंदिर बन चुका है, भव्य राम का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लाखों लोग वहां दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए मौलाना साजिद रशीदी वो धुन्नीपुर की जाकर के मस्जिद बनाओ, जो धुन्नीपुर की जगह मिली है अपनी अपनी गाड़ी। अच्छा, इनकी सुन लीजिए राकेश जी, जरा सुन लीजिए। बोलिए रशीदी साहब, सुनिए, बोलिए पांडे साहब सुनिए, बोलिए। गोगोई साहब ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला दिया, राज्यसभा मिली। उसके बाद 2021 में सुरेंद्र यादव जी ने, जो जज थे, उन्होंने फैसला दिया, उनको जो है डिप्टी लोकायुक्त बना दिया। अभी 31 अरे तो एक लाइन में कह दीजिए ना रशीदी साहब, एक लाइन में कह दीजिए कि हम इस देश में कानून, संविधान, जज नहीं मानते हैं, फिर ये दुहाई मत दिया करिए प्लीज। ये जजों को, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी जज के खिलाफ, कोई जवाब है, किसी भी जस्टिस के खिलाफ और किसी भी अदालत के खिलाफ एक शब्द नहीं जाने दूंगा। और जैसा राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि पहली बार किसी जस्टिस या जज जो है राज्यसभा में गए क्या? पांडे और या तो तर्कों पर बातचीत किया करिए, नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, यह आदेश में लिखा हुआ है। और जाइए अयोध्या, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो मैं फंड कर दूंगा। जाइए, प्रदर्शनी लग रही है कि क्या क्या खुदाई में मिला था, जाकर देख कर आइए। और किसी मस्जिद में वैसे स्ट्रक्चर होते हैं क्या, वो अभी बता दीजिएगा सबूत के साथ। ये आपको चैलेंज देता हूं, बोलिए आदिल। अरे पांडे साहब, पूछिए जी, संविधान की बात कर रहे हैं, उसी संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने झांसी की रानी के बाद टीपू सुल्तान का नाम लिया। येदुरप्पा जब पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं तो टीपू जयंती मनाते हैं, बीजेपी सरकार में आती है तो टीपू पर अत्याचारी कहती है। अरे तो उसी संविधान में उसी संविधान में भव्य राम दरबार की तस्वीर है, हाँ, जिसको लेकर बार-बार तहर उगला जाता है। बोलते हैं हम तो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम उनकी इज्जत करते हैं। अभी चैनल पे आपके बोल रहे हैं इतनी इज्जत करते हैं कि मंदिर नहीं हजम हो रहा है। क्या दिक्कत है? इतनी इज्जत करते हैं कि मंदिर हजम नहीं हो रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पे फैसला दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट फिर आप गलत कोर्ट करने लगे, मंदिर नहीं थी, फिर गलत कोर्ट करने लगे आप। नहीं, ये सच्चाई। और ये जी बोलिए, 20 सेकंड है आपके पास। हम आपको राकेश जी, ये आदिल हसन साहब, ये जिस संविधान की आप इतनी इज्जत करने की बात कह रहे हैं, उसी में यूसीसी है, आपको मालूम है ना ये बात? उसी में यूसीसी है, उसी में यूसीसी है। जिस संविधान की जय बोल रहे हैं आप, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता राज्य को तत्काल लागू करनी चाहिए, जो 70-75 साल तक नहीं हुई। ये उसी संविधान में है। और कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पाकिस्तान के बारे में
और बाकी जब विभाजन हुआ भारत का, उसके उस समय की परिस्थितियों का जो वर्णन किया है ना, एक बार पढ़ लीजिए उसको, ठीक, आपको मालूम चल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का दोबारा नाम नहीं लेंगे आप। राकेश भाई नहीं, चलिए ठीक है, वक्त थोड़ा कम है, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन आदिल हसन गलत कोट मत किया करिए। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उस बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप सबका शुक्रिया।